हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर मैथ्स का एक और सेशन देखने वाले हैं जो कि हमारे मॉडरेट लेवल पर होने वाला है। इससे पहले मैंने दो सेशन आपके मॉडरेट लेवल इजी लेवल और एक सेशन मॉडरेट लेवल का ले चुका है। आज का जो हमारा सेशन है ये सेकंड लेवल या सेकंड वीडियो होने वाला है मॉडरेट लेवल का। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा और मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ नया बताया जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ये बताया जाए, ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन आगे चल के आपके एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर पाएं, टैकल कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि जो सेशन है, क्या मैं एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ तो क्या ये यूजफुल है, तो क्या मैं अगर ऐसा ही है किसी वनडे एग्जाम के लिए देख रहा हूं तो क्या ये यूजफुल है। तो बिल्कुल, आप चाहे एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या किसी वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और हर क्वेश्चन के साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको बताते जाऊंगा, तो उसको नोट भी करते जाइएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। और वहां से आप इस पूरे सेशन के और प्रीवियसली जो भी सेशन यूट्यूब पर हो रहे हैं उन सभी सेशंस के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू दी हुई है √5 - 2 अपॉन √5 + 2 और आपको बोला है कि x² + 1/x², एक्स की पावर -2 लिखा हुआ है ना। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो इससे ये समझिए कि आपको निकालना क्या है, x² + 1/x², ये आपको निकालना है। अब देखिए, अगर आपने थोड़ा भी अगर आपने अलजेब्रा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि x + 1/x निकालने के लिए या x² + 1/x² निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं। या तो आपको x + 1/x पता हो, या तो आपको x + 1/x पता हो, वहां से भी आप ये चीज निकाल सकते हैं, या आपको सिर्फ x भी पता है तो भी आप ये चीज बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास x की वैल्यू दी है, तो चलो सबसे पहले इस x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कहने का मतलब रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहला जो इसका सबसे सीधा तरीका है वो देख लो, √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? जो डिनोमिनेटर दिया है सेम नंबर से, बट साइन आप चेंज कर देंगे, यानी √5 - 2 नीचे और सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे। अब नीचे आपको क्या मिलेगा? नीचे आपको मिल जाएगा a + b × a - b का फॉर्मेट, यानी कुल मिलाकर a² - b² यानी √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऊपर क्या मिलेगा? √5 - 2 का होल स्क्वायर, √5 - 2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए, नीचे तो डिनोमिनेटर में आपको 1 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab, 2ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2a × b। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस प्लस नहीं माइनस, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 - 4 √5 अपॉन 1। अपॉन 1 को आप लिखो ना लिखो एक बराबर है। तो ये आपको मिल गई x की वैल्यू। अब अगर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है तो यहां से अब आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो। या तो पहले आप x + 1/x की वैल्यू निकाल लो, या चाहो तो x - 1/x की वैल्यू निकाल लो, या फिर अब आपके पास x की वैल्यू तो है ही। अब देखो, अगर मुझे 2-3 अप्रोचेस आपको समझानी है तो सबसे पहली तो अप्रोच ये समझो कि यहां से मैं x + 1/x कैसे निकालूंगा। x + 1/x कैसे निकालूंगा? तो सुनो, अगर आपके सामने x ऐसा दिया हुआ है और एक कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई कर रही है, जो कि क्या? कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। इनका स्क्वायर कितना है? देखो, इसका स्क्वायर आएगा 81, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 16 पंजे 80। इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो ऐसी कंडीशन में x + 1/x क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलूंगा कि जो भी बड़ा नंबर है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? तो देखो, इनका स्क्वायर में 81 बड़ा है ना, तो 9 बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे 9 दूनी 9 × 2 18
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वन बाई एक्स की। बट यहीं से अगर मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा। तो सुनो, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर है ये, इसका डबल कर दो यानी 4√5 इंटू 2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 8√5। ये आ जाएगा आपका x माइनस वन बाई एक्स। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू ये देकर x प्लस वन बाई एक्स भी पूछ सकता है, x माइनस वन बाई एक्स भी पूछ सकता है, दोनों ही पूछेगा तो हम आंसर बता सकते हैं। पर फिलहाल उसने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि यहां से अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो यहां से मेथड होगा बहुत ही सिंपल, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकलेगा। कैसे, तो ये निकलेगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 करके, 18 का स्क्वायर माइनस 2 करके। बोलो ठीक है, बात समझ में आई। और अगर यहां से निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 8√5 का स्क्वायर। 8√5 का स्क्वायर कितना होता है, 16 पंजे 80, 80 प्लस 2 करके। बोलो ठीक है, बात सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, सॉरी 64, 64 प्लस 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 कितना होगा, तो 64 इंटू 5, 64 ये हो जाएगा 320, तो 320 प्लस 2 करके इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली 322 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, हालांकि इसका भी आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि कैसे मैं x से पहले x प्लस वन बाई एक्स निकाल सकता हूं या x माइनस वन बाई एक्स निकाल सकता हूं, और दोनों ही से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो सुनो। तीसरे तरीके में मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास x दिया हुआ है तो क्या मैं यहीं से इसका x स्क्वायर निकाल सकता हूं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5, प्लस नहीं है मेरे ख्याल से, माइनस था ना, 9 माइनस था प्लस था, माइनस था, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप निकाल लो x माइनस 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक काम करो, यहां से एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा कि भाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 81 प्लस बी स्क्वायर यानी 80 माइनस 2ab। 2ab का मतलब 9 8 72√5। तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा 161 माइनस 72√5। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां से आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालने बोला जाए, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर ये दिया है और ये प्लस में पूछा है, तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर ये है, इसका डबल कर दो यानी 2 इंटू 161। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 दूनी 32, 322। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। या अगर आपसे उसने आपसे पूछा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होता, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो इसमें छोटा नंबर है ना, इसका डबल कर देते। इसका डबल करोगे तो कितना आएगा, तो 72 दूनी 144, तो 144√5 इसका आंसर हो जाता। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पूछा क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, उनको भी पकड़ो। क्या पकड़ना है, चलो यहां देखो जरा, शुरुआत से समझो कहां पर मैंने क्या किया। सबसे पहले मुझे x दिया हुआ था, मैंने इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण करने पर मुझे क्या मिला, मुझे फाइनली मिला x की वैल्यू 9 माइनस 4√5, ये मिला। अब यहां से चाहता तो x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स मैं दोनों निकाल सकता था, और दोनों के ही स्क्वायर करने पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिलता। दोनों के ही स्क्वायर करने पर मुझे यहां पर ये मिलता और मैं इजीली आंसर बता सकता था। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था, बेसिकली तीसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं सीधा एक काम करता कि x निकालने के बजाय या x के बाद सीधा एक्स स्क्वायर निकालता। तो एक्स स्क्वायर निकालता तो कितना आता, एक्स स्क्वायर निकालता तो 161 माइनस 72√5 आता। अब मुझसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा तो छोटे बड़े वाले नंबर का दुगना कर देता, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछता
तो छोटे वाले नंबर का दुगना कर देता। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है बेसिक समझना कि आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है, आपको निकालते सब आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं रैशनलाइजेशन के ऊपर आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। रैशनलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम परिमेयकरण की बात करते हैं, तो सिचुएशन बनती क्या है कि सपोज आपसे बोला है कि x इक्वल्स टू, सपोज आपसे बोल दिया कि 3/2 माइनस या 2+√3। ऐसी सिचुएशन में आप परिमेयकरण कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि परिमेयकरण हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, यानी जो बटे की नीचे संख्या दी है ना, ये वाला, इसका परिमेयकरण होता है। ऊपर वो 3 दिया हो, वो √3 दिया हो, वो 2√3 दिया हो, वो कुछ भी दिया हो, तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का परिमेयकरण नहीं होता है। सबसे पहले तो ये समझो। दूसरी बात ये समझनी है कि जब मैं इनका परिमेयकरण करूंगा तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर को एलिमिनेट कर दिया आपने, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे √3 प्लस √2 क्यों ना लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिमेयकरण आपको डिनोमिनेटर का ही करना है, न्यूमरेटर का नहीं करना है। तो अब जब डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले √3 प्लस √2 को तो साइड कर दो, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं भाई, झगड़ा इससे है ही नहीं। परिमेयकरण करते समय झगड़ा एक्चुअली न्यूमरेटर से होता ही नहीं है, झगड़ा तो होता है डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को कैसे निपटाना है वो सुनो। डिनोमिनेटर को निपटाने का सबसे सीधा तरीका बता रहा हूं। जो भी नीचे नंबर दिए हैं इनका कर लो स्क्वायर। किसका? ये 2 और √3, इनका कर लो स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 4, और इसका स्क्वायर कितना होता है? 3। √3 का स्क्वायर 3 होता है। इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसे नीचे लिख देना, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, और साइन को चेंज करके ऊपर लिख देना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, देखो √3 प्लस √2 तो से तो कोई मतलब है ही नहीं, इसको तो एज इट इज रहने दो। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम बटे में लिखेंगे 1। 1 क्यों? क्योंकि 4 और 3 का अंतर 1 है। अब इनमें बड़ी संख्या कौन है? 4 है। 4 का मतलब बड़ा है 2, तो 2 पहले लिख दो। छोटा कौन है? 3, यानी √3 बाद में लिख दो। साइन अगर प्लस का था तो माइनस कर देना, और माइनस का होता तो प्लस कर देता। ये हो गया परिमेयकरण। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, काम हो गया आपका। बात समझ में आई? तो ये परिमेयकरण का सबसे सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले न्यूमरेटर को तो भूल जाओ, जो डिनोमिनेटर है उनका स्क्वायर करो, उन जो भी नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में दिए उनका स्क्वायर करो, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस है वो नीचे लिख दो, और जो बचे यानी सेम नंबर आपको ऊपर लिखने हैं, बस साइन चेंज करना है। ध्यान इतना रखना है, बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब आपको परिमेयकरण का भी एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और मैंने बोला आपको, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन अपने आप एक कंसेप्ट लेके चलेगा। आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और उसके क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट को देखना और समझना है, क्योंकि वो समझ में आ गया तो आप वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना ले जाओगे। अब मैं भी नहीं जानता एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, बट जो मैं टाइप बता रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, मोर और लेस क्वेश्चन यहीं से आना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। नीचे दिए गए दो में से कौन सा ज्यादा मात्रा में प्रदान करेगा, या किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम समझते हो ना, आयतन, किसका आयतन ज्यादा होगा। तो सुनो, एक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड समझते हो? क्यूबॉइड मतलब वो बेसिकली स्ट्रक्चर जो कि 3D में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइड कैसा दिखेगा? क्यूबॉइड आपको ऐसा लंबा चौड़ा सा दिखेगा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है ऊंचाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है कितनी? 6 7 8। ठीक है, 6 7 और 8। ये मैंने फिगर अभी रफ बना दिया है, तो ऐसा मत बोलना कि सर 6 छोटा दिख रहा है 8 से, ऐसा कैसे? रफ फिगर बनाया है मैंने। ठीक है, और एक क्यूब दिया है जिसकी एज है 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब का मतलब समझते हो ना, सारी भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इनमें से कौन सा ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, ये आंसर आपको देना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड जैसे हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है। और अगर यही चीज मैं क्यूब में देखता हूं तो फॉर्मूला तो वही होता है, पर क्योंकि तीनों सेम है, लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, तो इसे हम जनरली ए क्यूब के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। तो ए क्यूब
मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात समझ में आ गई? लंबाई गुणे चौड़ाई अलग अलग है तो आपको क्यूबॉइड। बात समझ में आ गई? अब सुनो, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा। तो पहले केस में मल्टीप्लाई किस किस को करना है? तो पहले केस में मल्टीप्लाई करना है 7 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 को, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते सबको बनता है मेरे ख्याल से। और दूसरे केस में 7 को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7 × 7, ऐसा करके मल्टीप्लाई करना है। आपको जिसका भी संख्या बड़ी दिखाई दे वो ज्यादा वॉल्यूम देगा, जिसकी बराबर दिखाई दे तो बराबर देगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। 6 × 7 = 42, तो 42 × 8 कैसे करोगे? तो 8 दूनी 16 का 6 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। 8 4 = 32 का 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 7 = 49 होता है। 49 × 7 कितना हो जाएगा? 9 7 = 63 होता है। 6 कैरी हो जाएगा। 7 4 = 28। 28 और 28 और 6, 28 और 6 कितना होगा? तो 28 और 6 हो जाएगा 34। तो अब आप देख सकते हो कि भैया ऑब्वियसली क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो यहां पर हमारे लिए आंसर क्या होगा कि जो क्यूब है विल हैव मोर वॉल्यूम, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो करना था। अब यहां पर आपने क्यूब और क्यूबॉइड के तो फॉर्मूले देख लिए। मैं इसके अलावा जितने फॉर्मूलेज और हो सकते हैं वो भी बता देता हूं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में भी सुन लो। उनके बारे में तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है जहां पर बेलन, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे सिलेंडर बोलते हैं। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो किन किन वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स कहने का मतलब एक सिलेंडर के पास क्या क्या होता है? रेडियस होती है, बोलो हाँ। हाइट होती है, बोलो हाँ। बस इतनी ही चीज तो होती है। तो जो भी फॉर्मूला बनेगा वो रेडियस और हाइट से मिलकर बनेगा। अब वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है, πr²h। πr²h, ठीक है। आपने नीचे वाले सर्कल का एरिया निकाला, कितना होता है? πr इंटू एच कर दिया, तो πr²h। बेसिकली जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, उसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं, दो अलग अलग कंडीशंस में देख सकते हैं। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड, ठीक है। अब ये प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है ये समझो। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म, अच्छा इस छोटे से टर्म का मतलब समझना, प्रिज्म एंड पिरामिड। पिरामिड क्या डिफरेंस होता है दोनों में? प्रिज्म और पिरामिड में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो भी प्रिज्म का बेस है सेम बेस आपको ऊपर भी मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो भी प्रिज्म का बेस है सेम बेस आपको ऊपर भी मिलेगा। जबकि पिरामिड में क्या होगा? बेस भले ही कुछ भी हो पर आपको ऊपर ये सारे की सारे कोनिकल शेप में मिलेंगे या एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। देखो यहां पर भी सर्कल था और यहां पर भी सर्कल था, बेस दोनों का सेम था, बट यहां पर प्रिज्म में क्या हुआ? जो शेप नीचे था वही शेप ऊपर मिला। जबकि पिरामिड में क्या हुआ? शेप नीचे भले ही कुछ भी हो, ऊपर जाकर ये सब की सब एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो अपना सिलेंडर हो गया और ये कोन हो गया। अगर नीचे का बेस में चेंज कर दूं, सपोज मैं बोल दूं कि एक मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखो ये क्या हो गया? ये प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का बेस है वही नीचे का बेस है। नीचे अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे अगर रेक्टेंगल है तो ऊपर भी रेक्टेंगल है। जबकि पिरामिड में क्या होता है कि बेस भले ही आपका रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ऊपर जाकर ये सब आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें पिरामिड कहते हैं। तो ये है प्रिज्म और ये है पिरामिड। अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। आज के बाद आप कभी किसी प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले में गलती कर ही नहीं सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। कोई भी प्रिज्म हो, प्रिज्म का मतलब जिसका बेस और टॉप सेम होता है, जिसका बेस और टॉप सेम होता है, इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। क्या? बेस एरिया इंटू हाइट। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म ले लो, चाहे शेप सर्कुलर हो तो सिलेंडर कहलाएगा, चाहे स्क्वायर हो तो क्यूबॉइड कहलाएगा या क्यूब कहलाएगा, चाहे और कोई शेप हो। अगर ये शेप नीचे ट्रायंगल भी होगा ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल बनेगा तो कैसा बनेगा बता? ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा करके,
ठीक है, ये क्या है, ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया, जो भी इसका बेस का एरिया है इनटू उसकी हाइट से कर दो, ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं पिरामिड की, तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा, पिरामिड का वॉल्यूम भी बहुत सिंपल होता है, बस आपको इसका 1/3 करना पड़ता है, किसका, बेस एरिया इनटू हाइट, जो भी बेस एरिया है। अब वो बेस एरिया डिपेंड करता है कि बेस क्या है। ठीक है, बेस अगर सर्कुलर है तो वो कोन कहलाएगा, बेस अगर रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर है तो वो पिरामिड कहलाएगा, बेस अगर ट्रायंगुलर हो गया तो वो कुछ और कहलाएगा। तो बेस एरिया इनटू हाइट, ये हो गया सीधा सा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने हजारों वीडियो देखे बट ये कोई नहीं बता रहा है, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रिज्म और पिरामिड सिर्फ दो कैटेगरी है, क्या डिफरेंस है, जो बेस नीचे है वही बेस ऊपर है, जो बेस नीचे है वो ऊपर जाके एक जगह पर पॉइंट आ गया है, तो ये कहलाएगा प्रिज्म, ये कहलाएगा पिरामिड। अगर प्रिज्म है तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होगा। अगर पिरामिड है तो 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होगा। अब जरा सोच कर देखो, कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का, कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम मैंने क्या आपको बताया, 1/3 बेस एरिया। देखो बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। और हाइट अगर h है तो इंटू h कर देना, बात खत्म हो गई, निकल गया कोन का वॉल्यूम। बोलो याद करने की जरूरत पड़ी क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट ही तो समझा है कि अगर प्रिज्म है और ये पिरामिड है तो प्रिज्म में बेस एरिया इंटू हाइट होगा, पिरामिड में 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा। तो अब आपके मन से वो डर भी निकल गया जो कि प्रिज्म और पिरामिड को लेकर आता है कि अगर सर ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया तो कुछ नहीं होना ना भैया, बेस एरिया निकालते बनता है। बेस एरिया का मतलब क्या होता है, सर्कल है तो सर्कल का एरिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया। तो 1/3 जो भी बेस एरिया है इनटू हाइट कर देना, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एक डर प्रिज्म और पिरामिड को लेके अभी से दिमाग से निकाल दो। बात समझ में आ गई, प्रिज्म और पिरामिड का मैंने आपको वॉल्यूम का याद रखने का तरीका बता दिया है, ये आप जीवन में मत भूलना, और मेरे ख्याल से आप भूलोगे भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो अब आपको प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पता है, या बेसिकली मैं आपसे बोलूं कि आपको सिलेंडर और कोन के बारे में कम से कम आइडिया हो गया है। ठीक है, क्यूब क्यूबाइड के बारे में आपको पहले से था। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है, गोला, ये होता है गोला, गोला। ठीक है, गोला में क्या होता है, देखो गोले में सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज रेडियस। रेडियस का मतलब ये आपका सेंटर है, यहां से ये दूरी रेडियस कहलाएगी, यहां से ये दूरी रेडियस कहलाएगी। और एक्चुअली कोई हाइट भी नहीं होती, जो हाइट है वही रेडियस है, जो हाइट है सेंटर से वही रेडियस है। तो कुल मिलाकर आप ये समझें कि अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूं तो स्फीयर में जो कुछ भी निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के टर्म्स में निकलेगा, क्योंकि स्फीयर में, गोले में रेडियस के अलावा कुछ नहीं होता, हाइट भी तो रेडियस ही हो गई। तो हम यहां पर स्फीयर का वॉल्यूम कितना निकालेंगे, तो ये निकलेगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। और अगर मैं हेमीस्फीयर की बात करूं, हेमीस्फीयर का मतलब अर्धगोला, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस ही रेडियस है। तो हेमीस्फीयर इसका जस्ट आधा होगा, आधा का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³, 2/3 πr³। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत काम की चीज है। ये दो चीज भी क्लियर हो गई। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई कभी भी आपके पास प्रिज्म और पिरामिड शेप में आए, चाहे प्रिज्म भले ही सिलेंडर हो, पिरामिड भले ही कॉनिकल हो, या प्रिज्म आपके फॉर्म में, अच्छा यहां पर ध्यान से देखोगे ना, ये अगर मैं कोई क्यूबॉइड बोलता हूं तो इसका बेस कितना होगा, तो देखो जो लंबाई गुणे चौड़ाई है वही उसका बेस होगा। तो बेस एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इनटू हाइट जो भी है वो हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखो, यही तो फॉर्मूला लिखते हो आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या समझे यहां से, ये चीज हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहीं अगर मुझे इसके बारे में बात करनी हो तो क्या होगा, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो मैं लिखूंगा 1/3 ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणित जो भी सेंटर से इसकी हाइट है, जो भी सेंटर से इसकी हाइट है वो हाइट लिख दूंगा इनटू h। ये निकल जाएगा इस पिरामिड का वॉल्यूम।
बात समझ में आ गई? तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रिज्म और पिरामिड के वॉल्यूम का कंसेप्ट। चाहते हो मैं और डिटेल में बताऊं, इस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर बना दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूले एक बार में क्लियर हो जाएंगे और दोबारा आपको कभी ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं समझाऊंगा ऐसा जो कि लॉजिकल होगा। तो आप बस फिगर देखोगे और लॉजिकली 2 सेकंड के अंदर बिना याद किए आप सारे फॉर्मूले बता सकते हो। तो बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक सेपरेट लेक्चर इस पर भी ले आऊंगा, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। बोला है sec स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो आपसे पूछा है बताओ सेक की पावर 4a माइनस सेक की पावर 10 की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये बात अच्छे से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है। भाई ये तो बचपन से पढ़ा है ना, हमने रट रट के पढ़ा है, घोंट गए हैं, पी गए हैं इस फॉर्मूले को, सही है? इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी पढ़ा है। इसके अलावा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी हमने बचपन में पढ़ा है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, और मुझे पता है या उसने बताया है कि सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू इतनी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई करने का मतलब एक है ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी। आप बोलोगे सर नहीं वो ए नहीं, ए स्क्वायर है। अरे थोड़ी देर के लिए सोच लो, सेक स्क्वायर ए को मैंने ए मान लिया, 10 स्क्वायर ए को मैंने बी मान लिया, पूरे के पूरे सेक स्क्वायर को ए माना है, पूरे के पूरे 10 स्क्वायर को बी माना है। तो कुल मिलाकर हो क्या गया? ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? अब आप खुद सोचो कि अगर a की जगह आपने सेक स्क्वायर ए रखा हुआ है प्लस 10 स्क्वायर ए रखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये कुल मिलाकर फॉर्मूला किसका बनाएगा? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी सेक की पावर 4 ए माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 ए। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ये समझ में आ गया तो इसकी वैल्यू आपको पता है, उसने खुद दी है 4/17 और इसकी वैल्यू तो आप बचपन से जानते हो 1 होती है। तो कुल मिलाकर सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4/17 इंटू 1 यानी 4/17 इटसेल्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/17। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये वाले क्वेश्चन को देखकर मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट और याद आ गया, तो चलो मैं उसे भी आपको समझा देता हूं, आपको थोड़ा बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी कुछ चीजों को लेकर। सुनो, ये वाला तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कभी कि चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है 3/4। जस्ट अज्यूम कर रहा हूं मैं, ऐसी कुछ मतलब मैंने वो नहीं लिया है कि एग्जैक्टली मैथमेटिकली क्या सही है क्या गलत है, मैं जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रहा हूं। या चलो एक काम करो, इसको ए ले लो, हटाओ ये फालतू वैल्यू कॉम्प्लिकेट करे, इसको ए ले लो। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप मुझे यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो? बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अगर आपको ये पता चल जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है, तो आप मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो या नहीं? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आपको एक चीज हमेशा बचपन से पता है, क्या? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो मैं इसे क्या थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो हाँ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और अगर ये लिख सकता हूं और मुझे पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ए है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर ए रख दूं तो ए इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन होगा। या फिर मैं इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन बाई ए बोल सकता हूं या नहीं? अगर मुझे ये पता चल गया तो मुझे सबसे पहली बात क्या पता चली कि कभी भी आपके सामने सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ए दी है, तो आप यहां से सीधा सीधा बोल सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी वन बाय ए। या फिर आपके सामने कभी दिया है कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए, तो आप यहां से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बोल सकते हो वन बाई ए। ये कैसे आया? बिल्कुल वैसे ही आया जैसे ये आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ए होती है तो ये वन बाई ए हो जाएगी, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू वन बाई ए आ जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हुआ है बिल्कुल वैसे ही वहां पर भी हुआ है। या अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको बी दी है, तो आप यहां से सीधा बोल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू वन बाई बी होगी। इन दिस केस अगर आपको कभी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बी दी है, तो आप यहां से सीधा बोल सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू वन बाय बी होगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये एक दो तीन चार प्रॉपर्टी बहुत ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सुनो। सबसे पहले तो यहां से आपको यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर उसने आपको ये वाली प्रॉपर्टी दे दी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ए है, तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछ सकता है कि बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो वन बाई ए करके आप बोल सकते हो। दूसरा सवाल यहां से यह पूछ सकता है कि बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब आप बोलोगे सर कॉस थीटा कैसे बताएंगे हम? तो सुनो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं, एक एग्जाम्पल दे दूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ए दिया है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो बताओ कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा। तो यहां पर बहुत सिंपली आप आंसर दे सकते हो। कैसे पता? सबसे पहले इस वाली जानकारी से आप ये तो बोल ही सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन बाई ए होगा। बोलो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? इतना तो बोल ही सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? सबसे पहले जो चीज आपको मिलेगी वो ये कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा टू सेक थीटा, और टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां मिलेगा ए प्लस वन बाई ए। बोलो हाँ। और सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है वन बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप क्या बोल सकते हो? ये आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए ऐसा लिख सकते हो। तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो। कॉस थीटा कितना होगा? इसको इधर ले जा लेना, दो ए को इधर मल्टीप्लाई कर लेना, ए स्क्वायर वन को अपॉन नीचे, ए स्क्वायर प्लस वन को नीचे ले आना, तो ये हो जाएगा टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। ये मैं ए बी के सामने टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूं ताकि नंबर कुछ भी हो आपको ये पता हो कि वो चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं इक्वल टू के इधर उधर, कैसे आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब ए की जगह मान लो उसने थ्री बाय फोर दे दिया, तो बस अब आपको यहां पर थ्री बाय फोर दिया तो ये फोर बाय थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय थ्री। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इक्वल टू के इधर उधर करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। बिना किसी तकलीफ के आप आंसर निकाल सकते हो, बशर्ते आपको सही तरीका पता हो। अब यहां से एक चीज और, आपको टेन थीटा भी तो आप निकाल सकते हो। मान लो आपसे उसने ये वाली कंडीशन देके बोला कि बताओ टेन थीटा कितना होगा,
या टेन थीटा के बाद उसने पूछ लिया बताओ कॉट थीटा कितना होगा, तो जब टेन निकाल लिया तो कॉट भी निकाल लिया, यही तो है ना, टेन निकाल लिया तो कॉट भी निकाल लिया। कैसे निकालोगे, जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को प्लस किया था तो सेक मिला था, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और टू टेन थीटा हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे तो ये आएगा टू टेन थीटा इक्वल्स टू ए माइनस वन बाय ए, माइनस किया है ना और दो से डिवाइड कर देना, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए, ये आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको पलट देना, इसको पलट दोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, बात समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता अब यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अगर इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इतना लिखने में कंजूसी करेंगे, ये तो मैं लिख दे रहा हूं तो तुम तो कंजूसी करोगी, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ ले सकते हो। ये जो कुछ भी मैंने अभी तक लिखा है, ये जो कुछ भी मैंने अभी तक लिखा है, ये सब आपको पीडीएफ में एज इट इज मिल जाएगा। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले लो, चाहो तो अपने मोबाइल में सेव करके रख लो, हर चीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कहां से, ये वाले एरिया से, कि आपको सेक थीटा दे देता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा देता है और सीधा आपसे पूछता है कि बताओ कॉस थीटा कितना होगा, सीधा आपसे पूछेगा, ये दे देगा, बस इतना देगा और बोलेगा बताओ कॉस थीटा कितना होगा। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज नहीं की तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इसको याद करो, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसको याद करो, याद करने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है इसे याद करने की, बट ये समझने की तो जरूरत है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री में हाथ थोड़ा सा तंग होता है, बहुत सारे बच्चे तो बेचारे 10वीं के बाद मैथ्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी 10वीं में, तो एक वो डर है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो मैं आपको वो की एरियाज बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट एरियाज बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं या बनते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अ सर्कुलर क्लॉक हैज आर हैंड ऑफ लेंथ 6 इंचेस। एक घड़ी है जिसके आर हैंड की जो लंबाई है वो है 6 इंचेस, आर हैंड ये है, ठीक है। अब ये ऐसा गोल गोल घूमेगा और क्या होगा, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर्ड एट इट्स टिप फ्रॉम 9 PM टू 3 AM। भाई ये घड़ी अगर 9 बजे से 3 बजे तक घूमेगी, 9 बजे यहां रहेगी और 3 बजे यहां रहेगी, तो ये कितना डिस्टेंस घूमेगी, कितने इंचेस घूमेगी, ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। तो सुनो, जितने भी बच्चे समझदार हैं वो एक चीज तो समझ गए हैं कि भैया यहां पर बात हो रही है सेमी सर्कल की, यानी अर्ध सर्कल, अर्धवृत्त की। तो मुझे इस अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, ये निकाल लिया अर्धवृत्त का परिमाप। भाई पूरा परिमाप निकालता तो ये पूरा सर्कल आता, बट मुझे पूरे का तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो चाहिए था 9 PM टू 3 AM, यानी रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक। तो कितना हुआ, अर्धवृत्त हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये अर्धवृत्त है तो मुझे अर्धवृत्त का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है पता है, पूरे सर्कल का अगर आप परिमाप निकालोगे तो निकलेगा 2πr, और अगर अर्ध परिमाप निकालोगे तो कितना निकलेगा, इसका आधा, इसका आधा का मतलब केवल πr निकलेगा। बोलो हाँ। अच्छा, रेडियस के बारे में क्या सोचते हो, रेडियस कितना है इसका। रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल का रेडियस वही है जो इसके आर हैंड की लंबाई है, इसके आर हैंड की लंबाई 6 इंचेस है। तो हम यहां पर आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। जैसे ही आर की वैल्यू 6 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है 6π, यही है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब इसका सेमी सर्कल का ये वाला हिस्सा, यानी आंसर होगा 6π। बोलो सिंपल था कि नहीं था, बताओ। सिंपल क्वेश्चन था, तो मैं हालांकि 2-3 क्वेश्चन के बाद एक सिंपल वाला फेंक देता हूं ताकि बनते रहे आप लोगों को भी क्वेश्चन, एक कॉन्फिडेंस डाउन वाली बात ना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसे समझ में आया होगा बहुत बढ़िया, जिसे नहीं आया है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट ले लूंगा। बोलो क्लियर है, आगे चलें।
अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ बताने का था नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या बताता, सर्कल का एरिया, सर्कल का फुल पेरीमीटर बता देता, वो सब फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। सुनो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर ऑफ 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर का एक मिक्सचर है। इट कंटेन 10% वाटर। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, ठीक है, ये सपोज 60 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 10% पानी है। 10% पानी है तो बचा हुआ 90% कुछ और होगा, ठीक है। जिस भी दो चीजों का मिक्सचर होगा, मिल्क, अच्छा मिल्क है तो 10% है वाटर और 90% है मिल्क। आगे क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट वाटर में बिकम 25%। बताओ कितना पानी मिलाऊं, वाटर इसमें ऐड करना है कि ये जो मिक्सचर है ये 25% किसका बन जाए, वाटर का बन जाए। भाई सीधी बात है, वाटर मिलाओगे तो वाटर की मात्रा बढ़ेगी, वाटर की मात्रा बढ़ेगी, मिल्क की मात्रा कम होगी, तो कुल मिलाकर मुझे इतना वाटर मिलाना है कि वाटर की मात्रा 25% आ जाए या मिल्क की मात्रा 75% पर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना, इसे बनाना कैसे। देखो बहुत अपन कोई बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स नहीं सीखने बैठे हैं, अपन लॉजिकली सोचें। अगर ये काम मुझे प्रैक्टिकली करना हो तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो ये बात समझो कि इस 60 लीटर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो मिल्क की मात्रा है 90% और वाटर की मात्रा है 10%। 60 का 90% कितना होता है, 54, और 10% कितना होता है, 6 लीटर। यानी कुल मिलाकर मुझे इतना समझ में आया कि इसमें मिल्क 90% है। किसका 90%, 60 का 90%, 54 लीटर। बचा क्या, वाटर कितना है, 10%, यानी 6 लीटर। अब मुझे इसमें पानी मिलाना है और पानी मिलाकर क्या करना है, पानी मिलाकर मुझे इसे 25% वाटर और 75% मिल्क में बदल देना है, इतना करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये रेशियो निकालने की कोशिश करूं 75 और 25 का, तो रेशियो क्या निकलेगा आपके ख्याल से। रेशियो 25 से कटेगा, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, यानी रेशियो कायदे से 3:1 का आना चाहिए, सही है। आपने कुछ पानी मिलाया और ये बन गया 25%। क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया और ये बन गया 25%। वाटर बचा 75%। अच्छा आपने पानी मिलाया था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने पानी मिलाया था, मिल्क तो नहीं मिलाया। यानी जो मिल्क की मात्रा पहले थी वही मिल्क की मात्रा अभी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सही है। भाई आपने पानी मिलाया है, पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, मिल्क तो नहीं मिलाया तो मिल्क की मात्रा तो नहीं बढ़नी चाहिए। तो मिल्क अगर पहले 54 था तो अभी भी 54 होना चाहिए। यानी रेशियो में जो मैं 3 बोल रहा हूं, इस 3 की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि 54 लीटर है, 54 लीटर है। तो अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर 3 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 3 8 24 होता है। बोलो बात समझ में आई? तो 1 की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पानी भी तो एक ही है। तो पानी कितना है, 18 लीटर है। यानी जब आप पानी को 18 लीटर बना दोगे तब ये 54 रहेगा और तब रेशियो आएगा 3:1 का। पहले कितना था, 6, कितना बनाना है, 18, कितना जोड़ना है, तो आप बोलोगे सर 12 लीटर जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 12 लीटर जोड़ना पड़ेगा। यानी आपको 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एकदम आसानी से समझा रहा हूं मैं। जो सबसे सिंपल तरीका हो सकता है वो बता रहा हूं मैं। 60 लीटर में से 10% पानी था, यानी 6 लीटर पानी था, बचा 54 लीटर मिल्क था। आपने मिल्क की जगह वाटर मिलाया, सिर्फ वाटर मिलाया है आपने। जब वाटर मिलाया है तो ये हो जाना चाहिए 25% और ये बचेगा 75%। अब 75 का रेशियो और 25 का रेशियो आएगा 3:1। आपने क्योंकि वाटर मिलाया था, मिल्क नहीं मिलाया, तो जो मिल्क की मात्रा यहां दिखाई दे रही है वही यहां पर भी दिखाई देनी चाहिए।
यानी 3 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू 18 होगी। और अगर 1 की वैल्यू 18 है तो पानी भी तो एक ही है, तो 18 18 एकम 18 आ जाएगा। पहले पानी था 6, अब है 18। आपने कितना मिलाया, माइनस करने पर आया 12, यानी आपने 12 लीटर पानी मिलाया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बताओ किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो सबसे सीधा और सिंपल था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सॉरी। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा लगभग ऐसे ही सिर्फ नंबर चेंज करके दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बाय मिस्टेक, गलती से, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 रुपीज अमंग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:4, 1:5, वी डिवाइडेड द रेशियो ऑफ 3:4:6। अच्छा ठीक है, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/6 में बांटना था, हमने गलती से उसे 3:4:6 में बांट दिया। हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच? किसको सबसे ज्यादा मिल गया और कितना मिल गया? सुनो, सबसे पहले तो रेशियो को ठीक किया जाए। एक्चुअली मुझे इस रेशियो में बांटना था, मैंने बांट दिया 3 4 6 में। क्या इसमें कोई अंतर नहीं है? तो मैं बोलूंगा बहुत अंतर है भाई। 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/6 में और 3:4:6 में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? सुनो, सबसे पहले जो पहला वाला रेशियो है उसे ठीक किया जाए। 1/3 रेशियो 1/4, सॉरी, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, सॉरी 1/6, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे ठीक करना है। ठीक करने का मतलब क्या होता है? रेशियो आपने कभी भी देखा होगा तो उसमें डिनोमिनेटर नहीं होता है। रेशियो ठीक करने का सबसे पहला मकसद होता है कि डिनोमिनेटर गायब करो, या अगर कोई डेसिमल है तो उसे भी गायब करो। तो यहां पर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, कितना है? 3 4 और 6, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 12। तो उठाकर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको उठाकर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। यानी एक्चुअली जो 702 रुपए थे वो बांटने थे मुझे किस रेशियो में? मुझे बांटने थे 4-3-2 के रेशियो में। इस रेशियो में मैंने बांटने थे, पर मैंने बांट किस रेशियो में दिए? 3 4 और 6 के रेशियो में मैंने बांट दिए। इस रेशियो में मैंने बांट दिया, तो ऑब्वियसली गलती तो बड़ी वाली हो गई भाई। जहां इसको 4 हिस्से मिलने थे इसको 3 मिले, इसको 3 मिलने थे इसको 4 मिले, इसको 2 मिलने थे तो 6 मिल गए। सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप देख पा रहे हो वो किसके बीच है? ऑब्वियसली राम, रमेश और नरेश में सबसे बड़ा डिफरेंस नरेश के पास है। तो आप बिना कुछ ज्यादा कैलकुलेशन किए ऑप्शन में ये भी देख सकते हो कि भाई नरेश का ही एक लौता ऑप्शन दिख रहा है। तो यहां से भी आप सीधा सीधा आंसर टिक लगा सकते थे। बट अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना ही पड़ जाए तो करूंगा भाई। कैसे करूंगा? देखो, इनके पास कुल मिलाकर रुपए थे 702, कुल मिलाकर इनके पास कितने थे? तो देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो कुल मिलाकर अगर 9 रुपए होते तो इनके पास 4 3 2 में बचते। 9 की वैल्यू अगर 702 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको 9 से 7 जा 63, 7 बचेगा तो 8 जा 72 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 72, तो आप 4 की वैल्यू भी बता सकते हो, 3 की वैल्यू भी बता सकते हो, और 2 की वैल्यू तो बहुत इजीली बता सकते हो। 8 दूनी 16 का 6, 1 कैरी हो जाएगा 156। ये आ गई नरेश की वैल्यू। अब नीचे वाले हिस्से को आपने कैसे बांटा? भाई पैसे तो उतने ही थे 702, पर आपने बांटा 3:4:6 में। 3, ये कितना हो जाएगा? टोटल 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 की वैल्यू अगर 702 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13 पंजे 65 होता है, 5 बचेगा 52। 52 का मतलब ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 52, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 चौका 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा,
6 पंजे 30 और 2 32, ये आ जाएगा। तो नरेश को मिलने थे इतने, मिले इतने, गड़बड़ तो हुआ है। कितने का अंतर आया है तो माइनस करेंगे, तो 324 में से माइनस करना होगा 156 को। सबसे बड़ा अंतर आपको यहीं देखने मिलेगा, और वो कितने का होगा, वो होगा 168 रुपीज का। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? तो 168 रुपीज का डिफरेंस नरेश में दिखाई देगा, वही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहले पैसे बटने थे, इस रेशियो में बट गए, इस रेशियो में सबसे बड़ा डिफरेंस नरेश का आया। वैसे तो ऑप्शन में सिर्फ नरेश एक ही जगह दिया है, तो सीधा इसको टिक लगाकर भी आगे बढ़ा जा सकता था, बट अगर आपको कैलकुलेट करना ही था तो मैंने वो भी करके बता दिया। भाई मन में कोई शंका ना रहे ना कि नहीं सर मान लो आगे चल के कुछ ऐसा हो जाता, कुछ वैसा हो जाता, तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, आराम से आप यहां पर भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी। अच्छा, पहले विद्यार्थी के पास 2 टॉफी है, सेकेंड हैज 4 टॉफीज, थर्ड हैज 6 टॉफीज एंड सो ऑन। अच्छा, वो बोल रहा है कि पहले विद्यार्थी को 1 टॉफी मिली है, दूसरे वाले को 4 मिली है, तीसरे वाले को 6 मिली है, ऐसे करके क्लास में है 25 लोग। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 25, देन टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर डिवाइडेड बाय। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज किससे डिवाइड होंगी? ये आपको ऑप्शन दिए हैं। 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगी, 5 और 13 से डिवाइड हो जाएगी, 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगी, या 7 और 11 से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले जरूरी है टोटल नंबर ऑफ टॉफीज निकालना। देखो, अगर उसने मुझसे पूछा होता कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू n, इसका योग क्या है, तो मैं आपसे सीधा बोलता कि इसका योग निकलता n × n + 1/2। ठीक है, अगर वो मुझसे पूछता इवन नंबर्स का योग क्या होता है, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करके अप टू n। ठीक है, nth टर्म, nth इवन नंबर, तो इसका मैं आंसर सीधा बोलता कि यार ये होगा n × n + 1। अगर वो मुझसे पूछता कि बताओ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन अप टू nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर, ये है nth इवन नंबर, तो इसका मैं आंसर बोलता n²। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n सम संख्याओं का योग, और पहली n विषम संख्याओं का योग। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या जोड़ना है भाई, पहले बच्चे के पास 2 टॉफी है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, तो ये इवन नंबर्स चल रहे हैं ना, तो मुझे क्या जोड़ना है, मुझे तो जोड़ना है भाई 2 + 4 + 6 + 8। भाई ऐसे करके 25वें बच्चे के पास कितनी टॉफी होगी, 25वें बच्चे के पास 50 टॉफी होगी। बट ये पहला बच्चा है, ये सेकेंड बच्चा है, ये थर्ड बच्चा है, इस प्रकार से ये फोर्थ है, और ये 25वां है, 25th बच्चा है। तो अगर मैं पूछूं n की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे n = 25, ना कि 50। 25वें बच्चे के पास 50 टॉफी होगी, तो n की वैल्यू क्या है, 25th, 25। ठीक है, बात समझ में आई? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, सीधा सा दिख रहा है, दूसरा लगेगा, तो चलो लगा देते हैं। n × n + 1/2 यानी 25 × 25 + 1 यानी 26। ये आ जाएगा इन सारी चॉकलेटों का योग। सारी चॉकलेटों का योग किस किस से डिवाइड होगा भाई? देखो 25 × 26 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 5 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 26 13 से हो सकता है, भाई ये तो 5 × 5 है, सही है। 26 क्या है, 2 × 13 है, तो कायदे से देखा जाए तो ये 5 से डिवाइड होगा, एक 5 से और हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन में देखोगे तो 5 और 7, 5 से तो होगा पर 7 से नहीं होगा, 5 और 13 इन दोनों से हो रहा है, 11 और 13 में 11 से नहीं हो रहा है, और 7 और 11 में दोनों से नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या होगा, 5 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगा,
बेसिक तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कौन कैसा कब कहाँ काम आ जाए ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, पर पता आपको ये बेसिक तीन फॉर्मूले होने चाहिए। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 5y-1 आवर्स इज दिस, ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मतलब बहुत ही उम्दा सवाल। क्या है इसका सही आंसर? तो देखो सही आंसर तो इसका वैसे तो ऑप्शन डी है, पर इसे बनाना कैसे है? देखो एक बात है जो कि सब समझते हैं यहां पर कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को ध्यान से देखोगे तो 125y³ - 1 है। और टाइम कितना है? तो टाइम है 5y - 1। अब ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान से देखना, ये क्या है? ये है बेसिकली a³ - b³ का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो a³ इसमें क्या है? 125 और y, ये है 5 और y यानी 5y का क्यूब, और 1 तो 1 का क्यूब होता ही है। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है। अब आप खुद सोच कर देखो कि अगर a की जगह a³ की जगह मैं 5 रख दूं तो ये हो जाएगा 125y, और b की जगह 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a की जगह क्या आएगा? ये आएगा 5y - 1। a² की जगह क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 25y²। b की जगह आएगा 1 और ab की जगह आएगा 5y, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब जब मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया है तो इसको अगर मैं वापस यहां पर रख दूं तो क्या होगा भाई? ये डिवाइड होगा 5y - 1 से, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 25y² प्लस 5y प्लस 1, यानी ऑप्शन डी एक तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हालांकि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया था। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशन के फॉर्म में दिया था तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, और अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो विश्वास मानिए क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है। अगर आपको कुछ ना सूझे, कोई फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, बीच एग्जाम में होता है कई बार, प्रेशर इतना होता है दिमाग में कि फॉर्मूला भी चाहकर भी याद नहीं आता है, भले ही 10 मिनट पहले तक याद था, एग्जाम हॉल में 10 मिनट पहले तक याद था, घुसने से पहले तक याद था, बट आप भूल गए हैं क्योंकि एग्जाम प्रेशर है। ऐसी सिचुएशन में आपको दिमाग से काम लेना है। कैसे? सुनो, एक काम करो, y की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख दो, XYZ जो तुम्हें पसंद आए रख दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रख दो। y की वैल्यू तुमको 2 रखनी है 2 रख दो, 3 रखनी है 3 रख दो, जो भी आए रख दो। सपोज आपने 2 रख दी तो वो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो आपका टाइम हो गया 9 घंटा। मैंने y की वैल्यू 2 रखी ना, तो ये टाइम हो गया 9 घंटे। y की वैल्यू 2 रखूंगा कितना आएगा? तो 125 इंटू 8 आ जाएगा। 125 इंटू 4 करने पर तो 1000 आता है, इंटू 8 करने पर 2000 आएगा, 2000 में से 1 माइनस होगा तो 1999 आ जाएगा। फिर उन दोनों को डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जैसा भी डिवाइड हो रहा है वो रख के यहां पर y की वैल्यू आपको एक एक में रख के देखनी पड़ेगी कि कहां पर आंसर मैच हो रहा है। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं जब एकदम ब्लैंक हो जाए, कुछ भी समझ में ही ना आए कि क्या करना है, कुछ भी पल्ले ना पड़े, तब ये आखिरी जोखिम तुम उठा सकते हो। वैसे तो तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, और इन्हें याद कर लो, ये सबसे इजी काम है। बजाय कि तुम एग्जाम में जितनी मेहनत करोगे ना यहाँ वैल्यू पुटिंग करने की, उससे तो बहुत बेहतर और इजी काम है और आसान काम है, समय बचाने वाला काम है कि आप ये फॉर्मूले याद कर लो। ये अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भगवान भरोसे, फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो यही कर लेना, ठीक है, वैल्यू वैल्यू पुट करके देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सेक कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 4 1/4 है, तो आपसे पूछा है tan a की वैल्यू क्या होगी। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ था। क्या?
सबसे पहली चीज जो आपको याद आनी चाहिए इसे देखकर वो क्या है, वो ये है कि आपको ये याद आना चाहिए कि कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये 1 होता है। और ये 1 होता है तो आपको ये तुरंत याद आना चाहिए कि इसे तो मैं तोड़ सकता हूं। कैसा? कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर भी क्यों, स्क्वायर भी क्यों, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे में तोड़ सकता हूं। बोलो हाँ। इसमें से आपको ये वाले की वैल्यू पता है 1/4, इसकी जगह 1/4 रख दोगे तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपको ये तो पता ही है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए कितना है, तो ये आपको पता है 1/4 है। अब आपको क्या निकालना है जरा ये सोचो, आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर तो 10 की वैल्यू और नहीं आएगी। तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 कॉट ए इक्वल्स टू, ये बचेगा 4 माइनस 1/4, जिसको आप बोल सकते हो 15/4। ये 2 से भाग दे दोगे तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 15/8। बट जरा सोच कर देखो, आपसे पूछा क्या है? क्या 15/8 इसका आंसर है? नहीं भैया, ये तो कॉट ए है। आपसे तो 10 ए पूछा है, तो 10 ए कितना होगा? सबको पता है इसका उल्टा होता है। उल्टे का मतलब 8/15 होता है। बोलो बात समझ में आई? यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भैया नोट कर लो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, पहले भी मैंने लिखवाई हैं, बहुत डिटेल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो मेरे ख्याल से सबसे समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज √3:√2, देन व्हाट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर। अब देखो ये क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता। ठीक है, दो ट्राइंगल समरूप कब होते हैं, और अगर समरूप हैं तो उनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसा और एक ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसा, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो ये समझो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो इसके लिए दो चार कंडीशन अपन ने बचपन में पढ़ी थी। क्या क्या? एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ऐसा कुछ याद आ रहा है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, ठीक है, समरूपता पढ़ी थी, समानता पढ़ी थी, दो ट्रायंगल कब समरूप होंगे कब समान होंगे, ये सब अपन ने देखा हुआ है ना। तो सुनो, ये दो ट्रायंगल अगर मुझे पता चल जाए कि समरूप है यानी सिमिलर है जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया है, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है नेमिंग की। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो जिस सीक्वेंस में नाम लिखा है वो सीक्वेंस अपने आप में बहुत कुछ बताता है। क्या क्या बताता है? अगर आपसे कभी ये सीक्वेंस में बोल दिया जाए तो सबसे पहले तो ये समझो कि एंगल ए और एंगल पी बराबर होंगे। बराबर का मतलब जितना एंगल ए होगा उतना एंगल पी होगा। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, यानी जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल क्यू होगा। इसके बाद बचा एंगल सी और आर भी बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल सी और एंगल आर भी बराबर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? तो आपको क्या पता चला कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जिस हिसाब से उनके नाम है, नेमिंग है ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। दूसरी बात, जो इनकी साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, बराबर नहीं होंगी। अगर वो बराबर हुई तो वो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी, यानी वो समरूपता कहलाएगी। ठीक है, सॉरी समरूप बोल रहा हूं, वो समानता कहलाएगी, वो समरूपता नहीं होगी। समरूप का मतलब समान रूप, समानता का मतलब एग्जैक्टली सेम। दोनों में क्या अंतर है? समरूप छोटा बड़ा हो सकता है, बस समानता एग्जैक्टली सेम होती है।
तो यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एंगल बराबर होंगे, बट जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो कैसा भाई, ये ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आएगी पी क्यू। देखो ए बी यहां है तो पी क्यू यहां है, तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपको सब जगह देखने मिलेगा, यानी वही रेशियो आपको बीसी और क्यूआर में भी मिलेगा। देखो बीसी और क्यूआर भी सेम पोजीशन पर है, तो वही रेशियो बीसी और क्यूआर में देखने मिलेगा। और सेम रेशियो आपको बची हुई तीसरी भुजा यानी एसी और पीआर में भी देखने मिलेगा, यानी जो रेशियो एसी में होगा वही रेशियो पीआर में होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब क्या होता है, सुनो मैं लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, जो पोजीशन साइड की यहां पर है, सेम पोजीशन पे जो भी साइड होगी उन दोनों का रेशियो सेम होगा। अब ये बात सिर्फ भुजाओं तक नहीं है, अगर मैं यहां से एक लंब डाल दूं तो यहां से भी एक लंब डाल देता हूं, क्योंकि मैंने ए से लंब डाला था और यहां पर पी से लंब डाला था, तो इसकी हाइट अगर h1 है तो इसकी h2 है, तो वही रेशियो जो साइड्स का था वही रेशियो h1 और h2 का भी होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या सिर्फ साइड्स का रेशियो सेम होगा, नहीं भैया, आप कोई भी लाइन खींचो और सेम सेम वाली लाइन यहां पर भी खींचो, दोनों का रेशियो सेम होगा। क्यों ना आप एक सर्कल खींचो, एक ऐसा सर्कल बना दो, तो इसके अराउंड भी एक सर्कल बना दो, इस सर्कल का जो रेडियस है वही रेडियस इस सर्कल का भी नापोगे ना, तो रेडियस भी सेम रेशियो में निकलेगा, यानी R1 अगर इसका है, R2 अगर इसका है, तो वही रेशियो होगा जो साइड का रेशियो है। इन सब का रेशियो बराबर होगा के। मान लो कोई के रेशियो है, तो सिर्फ साइड का रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गए, ठीक है, सरकम सेंटर हो गया, इन रेडियस हो गया, सरकम रेडियस हो गया, अर्ध अर्ध बोल रहा हूं सॉरी, अंतःव्रत हो गया, अंतः त्रिज्या हो गया, बाह्य त्रिज्या हो गया, हर एक चीज का रेशियो वही होगा जो भुजाओं का रेशियो होगा। ठीक है, चाहे हाइट ले लो चाहे एल्टीट्यूड कुछ भी ले लो, सबका रेशियो सेम रहने वाला है। ये चीज बदलेगी कहां पर, ये चीज बदलेगी तब जब हम एरिया पर आएंगे, यानी क्षेत्रफल पर आएंगे। एरिया जब भी हम निकालेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल पीक्यूआर, इनका जो रेशियो होगा वो इस बार के ना होकर के स्क्वायर के टर्म्स में होगा। कितना होगा, के स्क्वायर के टर्म्स में होगा। बात को ध्यान से समझ लेना, सारी भुजाओं का रेशियो तो के होगा पर एरिया का रेशियो के स्क्वायर होगा। तो यहां पर आपको भुजाओं का रेशियो दिया है 3:2, पूछा किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो पूछा है, तो इनका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होगा 3 और इसका स्क्वायर होगा 2, आंसर होगा 3:2। ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, ये आपको आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में या किसी और क्वेश्चन में भी लग सकता है, और अगर ये लगेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगी। बोलो ठीक है, तो साइड्स का रेशियो वही होगा, अगर के होगा तो एरिया का रेशियो के स्क्वायर होगा, जो साइड्स का रेशियो होगा वही हाइट का भी रेशियो होगा, वही आपका एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होगा, वही मीडियन का भी रेशियो होगा, वही सरकम रेडियस का भी रेशियो होगा, वही इन रेडियस का भी रेशियो होगा। आप जो भी लाइन यहां पर खींचोगे सेम लाइन यहां पर खींच देना, दोनों का रेशियो हमेशा सेम निकलेगा, पर एरिया हमेशा स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उतनी भी मेहनत नहीं हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 है, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। फॉर्मूला पता है तो 2 सेकंड का काम है। फॉर्मूला किसका, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ये इस चीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
अब आप पूछोगे सर फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो भैया, याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में से आपको क्या क्या नहीं पता, आपको सब पता है। क्या पता है? ए प्लस बी प्लस सी पता है, बिल्कुल पता है, 6 बोला है, इनटू इस ब्रैकेट के अंदर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी, 14। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही बचेगा जिसकी वैल्यू आपको पता है 11 है। खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ये देखो 6 इंटू 3, 6 तिया 18 होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, 6 तिया 18 इसका सही आंसर है। अच्छा, क्या ये इकलौता फॉर्मूला है इसका? तो ऐसा नहीं है, एक दो फॉर्मूले और हैं इसके, वो भी ध्यान से सुनो। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ऑफ किसका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है इसी का, इसे भी ध्यान रख लो भाई, इसे भी ध्यान रख लो। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो सकता है तो याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये फॉर्मूला कहां यूज होगा वो भी सुन लो। तो कई बार सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी कि आपसे बोला जाएगा कि चलो ए की वैल्यू 101 है, बी की वैल्यू 102 है और सी की वैल्यू 103 है। आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा। अब देखो यहां पर फर्क बस इतना है कि आप किस फॉर्मूले से अप्रोच कर रहे हो। अगर आपने वो जो पहला फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा था उससे अप्रोच किया, कौन सा वाला, जहां पर मैंने बोला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाले फॉर्मूले पर अगर आपने ये वैल्यूज रखी तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे, 200% फंसोगे। बट दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला और क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो आप बच जाओगे। कैसे भाई? ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आप इसको बोल सकते हो 306 होगा इंटू 1/2 ऑफ किसका, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस बी माइनस सी भी 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस सी माइनस ए 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। ये देखो तो ये हो जाएगा 6 बटे 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, तो 306 इंटू 3, यानी अब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकते हो, 6 3 18, 918 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया है और क्या पूछा है उनके बीच में रिलेवेंट फॉर्मूला भी तो यूज करते बनना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएगा या हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए और दोनों फॉर्मूले लगाते बनने चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला ज्यादा आसान पड़ेगा, उस फॉर्मूले को मैं वहां पर लगाऊंगा। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से आपको डील करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बढ़िया सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा है नहीं। एक तो लंबे सवाल देखकर डरा मत करो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है,
द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65%, देन इट पासेस थ्रू द थ्री हैंड्स। ठीक है, 65% पर उसका प्राइस बढ़ गया है। ठीक, मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए में था तो फाइनली वो बिकता 165 पे है। वो तीन हाथों से पास होता है। तीन हाथों का मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। बेसिकली इस तरीके से उसने बोला है कि वो तीन हाथों से पास होता है। क्या बोला है? इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 एंड 25%, पहले वाले ने 20% का प्रॉफिट कमाया और दूसरे वाले ने 25% का। पहले वाले ने 20% का, दूसरे वाले ने 25% का। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरे वाले ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया होगा वो पूछा होगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द थर्ड सेलर। बिल्कुल सही है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ? निहायत ही सिंपल है, दिख रहा है। एक तो मैंने लिख भी ऐसा दिया है कि अब तो दिख जाना चाहिए भाई। 100 पर 20% बढ़ा, 120 हो गया। 120 का 25% यानी 40 रुपए। ध्यान से सुनना क्या बोला, 120 का 25%। 120 को 4 से भाग दोगे तो 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 150। देखो कैसे बढ़ा, 120 का 20% 20 रुपए होता है, पर 120 का 25% 30 रुपए होता है। बोलो ठीक है। तो यहां पर ये 20 रुपए बढ़ा, यहां पर ये 30 रुपए बढ़ा, 150। अब 150 का सामान अगर 165 में बेचा, यानी कितने रुपए बढ़ाकर बेचा? तो आप बोलोगे 15 रुपए। तो क्या 15% आंसर हो जाएगा? नहीं भैया, 15% आंसर नहीं है। परसेंटेज तो अभी निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 15 रुपए बढ़ाया कितने में से? 150 रुपया में से, इंटू 100। ये आएगा परसेंटेज। कितना आएगा? 10% आएगा। यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसे केवल 10% का ही मुनाफा हुआ है। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना? बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया था। तो मुझे नहीं लगता आपको इस टाइप के क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए या आगे कभी होगी। बहुत ही इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन अगेन बढ़िया सवाल है। मैं बोल रहा हूं ना, आज जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहली बात तो सब की सब अच्छे सवाल हैं। वो क्वेश्चंस है जो कि आप एग्जाम में इन्हें देखने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हर क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट कैरी करता है। उस कंसेप्ट को समझ लिया तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले हैं वो सब की सब बन जाएंगे। तो कंसेप्ट यानी क्वेश्चन की आत्मा, उसे समझो, उसे पकड़ो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अ मैन ट्रेवल at 1/x kilometer per hour a journey and returns at 1/x square kilometer per hour. The average speed of the journey is, देखो भाई 1/x की स्पीड से जाता है और 1/x स्क्वायर की स्पीड से आता है। एवरेज स्पीड निकालना है। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो मैंने वहां पर आपको बहुत सही तरीके से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला के केस में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जितना गया है उतना वापस आ जाए, ऐसी सिचुएशन में 2xy अपॉन x प्लस वाई को रख देना। यह आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2xy में x को मान लो 1/x और y को मान लो 1/x स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1/x इंटू 1/x स्क्वायर अपॉन 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स का क्यूब बटे ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से 3 कैंसिल हो गए, 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब एक तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। क्या किया? कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला यूज किया मैंने। अब कई बार क्या होता है ना, जब इस टाइप की वैल्यूज देखते हैं ना अपन तो घबरा से जाते हैं कि सर ये तो बड़ी खतरनाक वैल्यूज आ गई हैं, इसका क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है, जैसा दिया है वैसा कर लो, खत्म करो। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो बस उसमें रख दोगे तो भी काम हो जाएगा, बशर्ते आपको तरीके से रखना तो आना चाहिए। रखने के बाद कैलकुलेट करते तो आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत होती है कि मैं क्या बताऊं।
तो आपको सबसे पहले अगर ये सब चीजें सीखनी है ना, तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। ठीक है, बेसिक बटे का बटे ऊपर जाता है, अगर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ये एक्स नीचे आ जाएगा। ये कुछ बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी। ये बेसिक सी चीजें नहीं आएंगी तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 इक्वल्स टू 194। आपको वैल्यू निकालनी है k क्यूब प्लस 1/k क्यूब की। अब सुनो, यहां पर बेसिकली रिवर्स खेलना है अपने को। रिवर्स खेलने का मतलब, पहले होता था कि x प्लस 1/x दिया है, आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। अब इस बार रिवर्स खेलेंगे। कैसे रिवर्स खेलेंगे भाई, देखो k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, ये कहां से आया होगा भाई? स्क्वायर का स्क्वायर किया होगा तो आया होगा, सही है। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब अगर ये k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इक्वल्स टू m रहा होगा, ठीक है, तो ये कैसे आया होगा? तो ये आया होगा बेसिकली m स्क्वायर माइनस 2 करके, सही है, यही हुआ होगा। इसका जब स्क्वायर किया होगा तो ये आया होगा, पर ये अगर m रहा होगा तो ये m स्क्वायर माइनस 2 हुआ होगा। तो आप खुद सोच कर देखो, अगर ये 194 जो है ये m स्क्वायर माइनस 2 है तो m कितना होगा? तो पहले तो 2 इधर ले आओ, 196 हो जाएगा। 196 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे 16 का, यानी k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, यानी m की वैल्यू 16 आ जाएगी अपने आप। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? 16 सॉरी 14, अरे 14 का स्क्वायर है ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से अगर आप फिर आगे जाकर सोचो कि यार ये भी तो कहीं से आया होगा, तो बिल्कुल आया होगा। तो ये कहां से आया होगा? k प्लस 1/k से आया होगा। अगर इसकी वैल्यू n है तो इस लिहाज से अगर मैं k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर पर जाता हूं तो क्या मिलता है? मुझे मिलता है n स्क्वायर माइनस 2। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं, 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो n की वैल्यू अपने आप 4 आ गई। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं पहले k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 से k स्क्वायर पे आया, फिर k स्क्वायर से k पर आया। अब जैसे ही मुझे इतना पता चल गया तो यहां से क्यूब की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको मैं सपोज p मान लूं या n मान लूं, तो n क्यूब माइनस 3n, यही तो होता है फॉर्मूला, सही है, यही होता है ना। तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया, कितना बचेगा? 52 बचेगा, यानी 52 इसका सही आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू 4 कैसे आई होगी? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 64 माइनस 12, यानी 52 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर सुन लो, फिर समझ लो, k की पावर 4 कहां से आई होगी? जब स्क्वायर का स्क्वायर किया होगा तो पहले स्क्वायर किया होगा, पहले ये आया होगा, उसके बाद स्क्वायर करके आया होगा। तो ये क्या आएगा? अगर ये m होता तो ये m स्क्वायर माइनस 2 होता। तो कुल मिलाकर अपन ने माइनस 2 को इधर ले गया तो ये 196 हो गया, यानी m स्क्वायर की वैल्यू 196 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है m कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। अब सुनो, ये कहां से आया होगा? ये भी ऑब्वियसली k का स्क्वायर करके आया होगा, या k प्लस 1/k का स्क्वायर करके आया होगा। तो ये अगर n होगा तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 2। तो इस लिहाज से n स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, तो n की वैल्यू 4 होगी। बोलो आ गए? तो अपन k प्लस 1/k तक आ चुके हैं। यहां से पावर 3 निकालना बहुत आसान काम है, मेरे ख्याल से सभी लोग निकाल सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। अच्छा, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 40% लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? लेस एफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर वो 100% काम कर रहा होगा तो ये 40% कम काम करेगा, यानी ये केवल 60% ही काम करेगा। सही है, एफिशिएंसी कम होने का मतलब तो यही होता है। इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। ठीक है, सुनो, सबसे पहले तो ये अज्यूम करते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो उसने खुद बोला ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी,
यानी ए अगर 100 काम करता होगा तो बी 40% कम काम करेगा, यानी 40 नहीं 60 काम करेगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ए 40% कम काम करेगा। तो 40 कम काम करने का मतलब 40 काम नहीं करेगा, 60 काम करेगा, -40 करना पड़ेगा। अब इसको आपको बिल्कुल भी 60 और 100 लेने की जरूरत नहीं है, रेशियो में आप इसे काटकर बड़े आराम से 3 और 5 ले सकते हो। तो हम ऐसा मान लेंगे कि ए की इफिशियंसी है 3 की और बी की इफिशियंसी है 5 की, यानी ये है ए का 1 दिन का काम और ये है बी का 1 दिन का काम। बोलो ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे 8 काम। ए और बी दोनों मिलकर करेंगे 8 काम। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। पूरा काम खत्म करने में 50 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम होगा 8 × 50 का, यही होगा पूरा काम। कितने का होगा, 400 का होगा। ये है पूरा काम, 400 काम करना है। बट उसने सवाल पूछा है कि ए कैन इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। ए 60% काम कितने दिन में खत्म करेगा। किसका 60%, जो भी टोटल काम था उसका 60%, 6 चौका 24, इसका 60% आएगा 240। इस 240 काम को ए अकेले को करना है और ए की एफिशिएंसी है 3 की, तो आप अगर इसे 3 से भाग दे दें तो ये आ जाता है 80 दिन। 80 डेज में ए अकेला काम को खत्म कर देगा। बोलो ठीक है, बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए और बी की एफिशिएंसी कैसे निकाली वो समझ में आ गया। दोनों मिलकर 50 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। 8 × 50 400 काम है टोटल, उसका 60% ही करना है, यानी 240 ही करना है। पर करना किसको है, ए को। तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया 80 दिन ए का। बी से पूछता तो क्या करता, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करता तो बी का समय आ जाता। तो मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन में भी अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है। 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and their LCM is 90. Find their HCF. इनका HCF निकालना है। देखो कल भी मैंने बहुत इत्मीनान से ये चीज आपको समझाई थी, क्या कि कभी भी अगर आपको 2 या 3 नंबर दिए हैं और उन 2-3 नंबर का आपको LCM और HCF का रिलेशन पूछे तो वहां पर रेशियो का बहुत बड़ा महत्व होता है। कैसे बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व ऐसे होता है जी कि जो आपका LCM होता है वो कहीं ना कहीं HCF इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के फॉर्म में होता है। अगर 3 नंबर हैं तो 2 होते तो एक्स और वाई लेता, जिसमें से एक्स वाई जेड क्या है, ये है उन नंबर्स के रेशियो जो कि आपको यहां दिए हुए हैं। तो अब आप समझ गए हो क्वेश्चन कितना सिंपल है। आपको क्या दिया है, LCM दिया है 90, लिख लो 90। HCF निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू वाई इंटू जेड का मतलब 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। ये लो। अब यहां से मेरे ख्याल से आप में से हर कोई व्यक्ति बहुत इजीली HCF निकाल सकता है। 5 दूनी 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से और काट लेना 3 बार में। तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। बोलो क्लियर। ये मैंने कल भी आपको समझाया था, लास्ट सेशन में भी आपको समझाया था। हालांकि वहां पर क्योंकि 2 नंबर थे तो मैंने सिर्फ x इंटू वाई लिखा था। अब 3 हो गए तो क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड होगा, जिसमें x y z क्या है, a b और c, ये तीनों संख्याओं के रेशियो हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, ये x y z जो है वो तीनों नंबरों के रेशियो हैं, और रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं। यानी रेशियो ऐसा होना चाहिए कि अब इन तीनों में आपस में कुछ भी ना कट पाए। जैसे 2 3 5 में कुछ भी नहीं कट सकता, ये होगा सही रेशियो। 20 30 50 सही रेशियो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 10 कटने की गुंजाइश होगी। तो जब भी आप रेशियो निकालो तो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म तक रेशियो निकालो, उससे कुछ छोटा आपने छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, इतना पक्का है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बताते हैं।
जरा अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 8, तो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें ऊट पटांग दिमाग लगाएंगे। सर क्वेश्चन में गलत है, ऊपर x नहीं दिया है, ऐसा वैसा, तीन तूफान फलाना ढिमाका, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुनो, अगर x प्लस वन बाई एक्स को मैं सॉल्व करूं, थोड़ी देर के लिए एलसीएम ले लूं, ये x का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 8 होगा। बोलो हाँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8, ऐसे ही होगा। अब सोचो कि अगर मैं x को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 8x। और खुद सोचो जब मैं 8x को इधर ले आऊं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, यही होगा। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसे थोड़ा सा सॉल्व किया। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है, तो यहां पर डिनोमिनेटर भी तो बहुत ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और वो प्लस 2 को जरा 1 प्लस 1 करके लिख सकता हूं क्या मैं? वो जो 2 लिखा हुआ है उसे मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं उसे 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, तो ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू तो अभी अभी अपन ने 0 बताई ना, तो इतने की जगह हो गया 0। तो फाइनली आंसर क्या बचा? 5/0 प्लस 1 1 होता है, या आप इसे सीधा सीधा 5 भी लिख दो तो भी काम खत्म। तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी था क्वेश्चन, था कि नहीं था इजी? ठीक है, बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इस पे एक टाइप या एक कैटेगरी और होती है। क्या? लगभग क्वेश्चन यही रहेगा, बस वहां पर जो पूछा है उसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा। आपसे बोलेगा कि चलो अगर x प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू 8 है, तो आप मुझे बताओ कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 8x प्लस 1 बराबर कितना होगा? अब क्वेश्चन बदल चुका है और इसको बनाने की अप्रोच भी बदल चुकी है। सिर्फ एक छोटा सा अंतर आया है, पता क्या? वो छोटा सा अंतर ये है कि यहां पर ऊपर में x नहीं था और यहां पर ऊपर में x है, बाकी नंबर्स तो लगभग मैंने वैसे ही लिखे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हेरफेर किया है। जो मेजर चेंज है वो इस x का है। वो इस x का क्यों है और ये x कितनी तरीकों से फर्क डाल सकता है, अब ये सुनो। सपोज अब अगर मैं इसे इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसे इस तरीके से बनाने की कोशिश भी करूं, इस तरीके से बनाने की कोशिश भी करूं, ये चलो मैं इधर माइनस कर भी दूं, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2x अपॉन 0 और डिनोमिनेटर में 0 कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। डिनोमिनेटर में 0 आना ही नहीं चाहिए। इसलिए कई बार हम लोग जब वैल्यूज भी लिखते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि p अपॉन q में q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है? तो जहां पर भी ऊपर न्यूमरेटर में x दिया है तो उसे उठाकर बटे के बटे में ले आओ। बटे के बटे मतलब ये x को उठाकर इन सब के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 8 प्लस 1 बाय एक्स, यही बनेगा भाई। एक एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो x प्लस 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू आपको शुरुआत में 8 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 8, और इतने की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 8 है। तो आप लिखोगे 8 प्लस 8 यानी 2/16 बराबर 1/8। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोनों में छोटी सी फेरबदल थी, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या ही डिफरेंस था? छोटा सा। क्या था वो डिफरेंस? कि उधर ऊपर x था और इधर ऊपर x नहीं था। बस इतने से फर्क ने
पूरे क्वेश्चन की कहानी ही बदल दी, पूरी अप्रोच ही चेंज कर दी। अब मैं यहां पर ये वाला काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो एक्स को नीचे लेकर आ रहा हूं और उसके बाद सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको हर कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन पता होने चाहिए, बहुत पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन है, ये पूछा है, मतलब इसमें इस तरीके से काम होगा। और ये एग्जाम में सोचने में ज्यादा समय अपन वेस्ट नहीं कर सकते कि इसको ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन देखा ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन देखा ये रहा आंसर। ये चीज जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मैथ्स में ऐसे घूमते ही रह जाओगे, बोले सर ये वाला ऐसा क्यों और ये वाला ऐसा क्यों। फर्क समझ में आ रहा है क्यों? ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एवरेज का सवाल है, क्वेश्चन बोला हुआ है एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 39 kg। एक क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट है 39। ठीक है, 7 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव द क्लास। अच्छा, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनका एवरेज वेट 40 किलो था। कितने? 7 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका एवरेज वेट 40 किलो था, वो क्लास से चले गए। एंड अदर 7 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 54 kg जॉइंस द क्लास। कुछ और बच्चे आ गए, कुछ और क्या, 7 बच्चे दूसरे आ गए जिनका एवरेज वेट 54 kg था। व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास? क्लास का नया एवरेज वेट क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको सवाल समझना है। 49 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनमें से 7 बच्चे जिनका एवरेज 40 किलो था वो चले गए, उनकी जगह 7 ऐसे नए बच्चे आ गए जिनका एवरेज वेट है 54 kg। ऑब्वियस सी बात है, भारी वाले बच्चे आए हैं, एवरेज तो बढ़ेगा, तो एवरेज तो 39 से ज्यादा ही होगा। 39 भी नहीं हो सकता मैं तो बोलूंगा, तो 39 तो पहले आंसर से जाएगा। अब अगर मान लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने की नौबत आ भी गई तो 39 को छोड़कर ही करना, सही होने के चांसेस बढ़ेंगे ना आपके क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे? तो देखो 2 मेथड है, एक बहुत बेसिक सी मेथड है और एक जो एडवांस लेवल बोल लो या लॉजिकल वे बोल लो वो सुन लो। तो लॉजिकल वे क्या बोलता है? एक काम करो, कितने बच्चे थे? 49। कितने बच्चे गए? 7। क्या 49 से 7 डिविजिबल है? क्या 49 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। तो एक काम करो, डिवाइड कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? डिवाइड करने से होगा क्या, जैसे ही आप 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7। यानी आप 49 स्टूडेंट्स ना गिनकर 7 के 7 ग्रुप बना लो। 7 के 7 ग्रुप बना लो। क्या बोल रहा हूं बात समझना। कितने ग्रुप बन गए? 5 ग्रुप बन गए, 6 और एक 7, ये बन गए 7 के 7 ग्रुप्स। हर ग्रुप में 7 बच्चे हैं और ऐसे 7 ग्रुप बन चुके हैं, टोटल 49 स्टूडेंट्स हो गए। अब हर एक ग्रुप को आप एक स्टूडेंट की तरह कंसिडर करो, वो एक ग्रुप को एक स्टूडेंट की तरह कंसिडर करो। सबका वेट 39 था एवरेज में, इस एक विद्यार्थी का वेट था 40। ये चला गया, बहुत अच्छी बात की, बहुत बढ़िया, गया 40 गया। इसकी जगह कितने वाला आया? इसकी जगह आया 54 वाला। आप बस इतना देखो, इस एक बच्चे के जाने और इस नए बच्चे के आने में कितने किलो का फर्क पड़ा? आप बोलोगे सर 14 किलो का फर्क पड़ा है। सही है, समझना बात को क्या बोल रहा हूं। अगर 40 का गया और 40 का ही आ जाता तो कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जब 40 का गया है और 40 का ही आ गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वैसे का वैसे ही रहेगा। पर 40 का गया है और 40 से ज्यादा का आया है तो एवरेज बढ़ेगा, 40 से कम का आता तो एवरेज गिरता। अब आप ये देखो कितने ज्यादा का आया, तो आप बोलोगे 14 ज्यादा का। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इस 54 में से ये 14 अलग ले लो, इसको माइनस कर लो। जैसे ही 14 माइनस करोगे तो ये 40 का बचा। अब इसको यहां पहुंचा दो कि भाई तू 40 वाली अपनी जगह पहुंच जा। पर ये जो 14 किलो आपने माइनस किया था, जो उससे लिया था, वो आप अपने पास तो रख नहीं सकते, वो आपको इन सभी को बराबर बांटना पड़ेगा। सभी को बराबर बांटोगे तो कितने लोगों में बांटोगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों में हर आदमी को 2-2 किलो मिलेगा, क्योंकि 14 किलो था। हर आदमी को 7 लोग हैं तो हर आदमी को कितना किलो मिलेगा? हर आदमी को 2 किलो मिलेगा। जब हर आदमी को 2 किलो मिलेगा तो एवरेज भी तो 2 से बढ़ जाएगा, और जैसे ही एवरेज 2 से बढ़ेगा तो पुराना एवरेज जहां 39 था वहां पर 2 ऐड होकर
नया एवरेज 41 kg का हो जाएगा। और देखो मैंने तो इस क्वेश्चन में कोई भारी कैलकुलेशन भी नहीं किया, जो मुझे लगता है कि आप सब लोग करते अगर मैं ये अप्रोच नहीं बताता तो। करते कि नहीं करते? क्या करते आप लोग बोलते कि सर 49 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज 30 का है, 39 का है, तो सबसे पहले 49 इंटू 39 करते। सही है, यही करते। फिर जो आता उसमें से आप माइनस क्या करते, वो 7 लोग जिनका एवरेज वेट 40 था, तो इसमें माइनस करना पड़ता 7 इंटू 40 का, जो भी आता वो माइनस करते। फिर इसमें प्लस करते, क्या प्लस करते, 7 इंटू 54 वाले प्लस करते। सही है, फिर इन दोनों को ऐड करके जो भी आता इसको आप फाइनली 49 से डिवाइड करते, और उसके बाद आप नया एवरेज बताते। इतनी लंबी पंचायत करने से तो बहुत बेहतर है ना ये वाला। यहां पर मैंने एक्चुअली देखा क्या, वो समझो, अप्रोच समझो क्वेश्चन की। यहां पर मैंने ये देखा कि यार अगर 49 स्टूडेंट्स है और उसमें से 7 चले गए, तो 49 को तो मैं 7-7 के ग्रुप में बांट सकता हूं। तो क्यों ना मैं इनको 7-7 के ग्रुप में बांट दूं, तो ताकि जब 7 लोग जाएं तो एक्चुअली इफेक्ट 7 का ना पड़े, एक ग्रुप का पड़े। तो मैं ऐसा समझ के चलूंगा कि 7 ग्रुप थे, एक ग्रुप चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? 7 ग्रुप थे, एक ग्रुप चला गया। अगर 40 की एवरेज का ग्रुप गया है और 40 की ही एवरेज का ग्रुप आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतने का उतना ही रहता। आया कितना, 54 की एवरेज का। तो एक काम करता हूं, इनसे जितना एक्स्ट्रा है मैं ले लेता हूं। कितना एक्स्ट्रा? इनके पास 14 किलो एक्स्ट्रा है। भाई तुम 40 किलो लेके चले जाओ, 14 किलो मेरे पास छोड़ दो। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा 14 किलो है, ये मैं क्या करूंगा, क्योंकि एवरेज है सब में बराबर बटेगा, तो मैं 7 लोगों में 14 किलो बांट दूंगा, सबको 2-2 किलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सबको 2-2 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा, एवरेज 2 से बढ़ जाएगा तो 39 से 41 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये लॉजिकली अपन इसको कितना सोच सकते हैं कि अपन को मैथमेटिकली ज्यादा घुसना है। एक्चुअली मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट द मैथमेटिक्स, इट्स अबाउट योर लॉजिक। आप कितना सिंपल चीजों को रखकर काम खत्म कर सकते हो, अगर आपने ये अप्रोच समझ ली ना। अच्छा, इसमें मैथ सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपको थोड़े बहुत नंबर्स की कैलकुलेशन और प्लस माइनस डिवाइड नहीं आएगा, तब तक आप बहुत सिंपल रखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा प्लस माइनस डिवाइड कैलकुलेशन तो आना चाहिए। जब उतना आ जाए तो उसके बाद अपनी अप्रोच को कितनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्वेश्चन जल्दी बनेगा या आप कैलकुलेशन में फंस के अपना क्वेश्चन लंबा खींचोगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो बहुत हो गई ज्ञानवर्धक बातें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोला हुआ है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/5, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। क्या मतलब, कहाँ सर पीटूं, इतना बेवकूफ बनाने वाली हरकतें करते हैं ना एग्जामिनर कभी कभी। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सीधा सीधा लिख दूं ना, तो आप बोलोगे सर वही क्वेश्चन तीसरी बार करवा रहे हो आप। पर देखो कितने सलीके से उसने घुमा कर दिया है, कितने तरीके से उसने घुमा कर दिया है। इस क्वेश्चन को जरा डिकोड करो। अगर ये चीज को मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूं इक्वल्स टू 1/5, तो क्या मैं इसे 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूं? बोलो हाँ। और क्या 1/sin थीटा को आप कोसेक थीटा नहीं बोलते हो? और कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप कॉट थीटा नहीं बोलते हो? 1/5। और जैसे ही आपको ये दिख गया तो उसने पूछा क्या है, इसको भी वैसे ही निपटाओ। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा। अब मैं अभी 4 बार आपको ये समझा चुका हूं क्या, कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर ए दिया है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है, 1/a होता है। इसका जस्ट पलट दो, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, इसको पलट दो, 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही तो उसने पूछा था, 5 आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। बताओ क्या ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने नहीं किया था? किया था ना। देखो उसने कितने प्यार से घुमा कर दिया है, कितने प्यार से उसने भावनाओं के साथ खेला है और पलट दिया है। पूछा वही है जो पिछली 2 बार पूछ चुका है, बट नए तरीके से पूछा है। और नए तरीकों से ही तो डर लगता है। बहुत सारे बच्चे तो अभी तक इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और शायद किसी ने चालू कर भी दिया हो।
तो देखो, अप्रोच समझनी बहुत जरूरी है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप मिलोगे, आपको समझ में आएगा कि यार वही तो अप्रोच है, कुल मिलाकर वही तो मुद्दा है। उसी को तो ये घुमा फिरा के बार 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 वही सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, इन सेंटर समझते हो? इफ ट्राइंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 140 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ पी क्यू आर। इन सेंटर समझते हो क्या होता है? इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है, क्या होता है, वो सुनो। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जब एक सर्कल बनता है जो इसको तीन तरफ से ऐसे बस टच करे, ना काटे ना कुछ, सिर्फ टच करके निकल जाए, एक तरीके से इसका टेंजेंट बनाकर निकल जाए, तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है ये कहलाता है इन सेंटर। ठीक है। एक सेंटर और होता है बाह्य बाह्य केंद्र, या जिसे हम बोलते हैं एक सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर वो होता है जो इस ट्रायंगल को बाहर से कवर करता है ऐसे, और इस सर्कल का जो केंद्र होता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो खैर अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम सरकम इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। सुनो, ये जो सेंटर है ये मिलता कैसे है? मान लो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल, ये सर्कल भी ना हो, मुझे तो बस ये पता करना है कि ये एक ट्रायंगल है, इसका इन सेंटर कहाँ है। तो मैं कैसे पता करूंगा? तो ऐसा सर्कल नहीं बनाना है मुझे। इन सेंटर पता करने की बहुत सिंपल और सीधी सादी सी टेक्निक है। क्या? जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर्स मिले, क्या बोला मैंने? एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक कौन होते हैं? जो कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, यानी इसे दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला, इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला, और इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला। अब किस्मत बोलो या बदकिस्मती, ये तीनों मिलते एक ही जगह पर हैं, और ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है इन सेंटर। ठीक है। इन सेंटर की खास बात क्या होती है, सुनो। जब कभी एक ट्रायंगल में एक इन सेंटर बनता है तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि वो किन से मिलकर बनता है? कोण द्विभाजकों से मिलकर बनता है, ऐसे। ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं ए, चलो ए क्यों देना, पी दे देता हूं। क्या उसने पी क्यू आर बोला था ना? हाँ चलो, पी क्यू आर दे देता हूं। ठीक है। और इन सेंटर जो बना है इसे ओ दे देता हूं। तो सुनो, ये वाला जो एंगल होता है ना, जो इन सेंटर पर बनता है, ये कितने के बराबर होता है? तो ये हमेशा बराबर होता है अपने सामने वाले कोण के 90 प्लस हाफ के बराबर, यानी ये कोण होगा 90 प्लस एंगल पी बाई 2 के बराबर। ये वाला कोण कितने के बराबर होगा? तो इसके विपरीत कौन सा कोण दिख रहा है? सामने क्यू दिख रहा है, तो ये वाला कोण होगा 90 प्लस एंगल क्यू बाई 2 के बराबर। ठीक है। ये वाला कोण कितने के बराबर होगा? तो ये वाला, इसके सामने एंगल आर दिख रहा है, तो ये होगा 90 प्लस एंगल आर बाई 2 के बराबर। बोलो ठीक है। तो अगर आपको एंगल P दिया है तो आप ये निकाल सकते हो, या ये दिया है तो एंगल P निकाल सकते हो। बात तो समझ में आई गई होगी मेरे ख्याल से। ये दिया है या Q दिया है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो, या ये दिया है तो एंगल Q निकाल सकते हो। उसी प्रकार R दिया है तो ये निकाल लो, ये दिया है तो R निकाल लो। अब उसने क्या दिया है और क्या पूछा है, इसको नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। ठीक है। अब अगर आपसे ये दे दिया है, दिया क्या है उसने, जरा देखना। उसने दिया है POR। POR कहाँ है? तो ये है P, ये है O और ये है R। ये वाला एंगल उसने आपको दिया है, और पूछा क्या है? PQR। ये वाला एंगल उसने आपसे पूछा है। सीधी बात है, ये दिया है, ये पूछा है, ये कितना दिया है? ये दिया है 140 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि आप एंगल क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये 90 को उधर ले जाके माइनस कर लो, 50 बचेगा, 50 इंटू 2 कर लेना तो 100 हो जाएगा। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री। 100 डिग्री, यानी ऑप्शन आप इजीली देखकर बता सकते हो, सी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, इसे नोट कर लो। इसके अलावा मैं आपको दो प्रॉपर्टी और बताता हूं एंगल बाइसेक्टर्स की। कैसी? एंगल बाइसेक्टर्स की मैं आपको दो प्रॉपर्टी और बताता हूं। ये तो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। पहली तो मैंने आपको बता दी, फिर से बना के बता देता हूं। जब इसके एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है,
ये इनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कितना बनता है, ये बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक, अब कंडीशन चेंज कैसी होती है, अगर ये लाइन ऐसी खींच दूं और ये लाइन ऐसी खींच दूं तो ये बन गए इसके एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएं, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएं और ये वाला एंगल अगर आपको थीटा दिया है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्या था, इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिले थे तो 90 प्लस थीटा 2 बना था, एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे तो 90 माइनस थीटा 2 बनेगा। और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एक इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो और एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल सीधा सीधा थीटा बाई 2 हो जाएगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जिस पर इतिहास में सबसे ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे गए हैं इन 3 प्रॉपर्टीज से पूछे गए हैं पूरे ज्योमेट्री में। इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं जितनी बार तुमने किताब नहीं उठाई है मैथ्स की स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इन 3 प्रॉपर्टीज को याद कर लो। कोई भी वैल्यू दी हो, थीटा दिया हो तो ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो थीटा निकाल सकते हो, यहां पर भी वो ये थीटा दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो थीटा निकाल सकते हो, और यहां थीटा दिया है तो आधे करने में कोई दिक्कत नहीं और आधा दिया है तो दुगना करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहां पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मेरा उद्देश्य ये था आपको ये बताने का कि अगर उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके जैसा दिखता हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए या उस कंसेप्ट के जैसा कोई क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या पसंद आया इस पूरे सेशन में, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। पीडीएफ के लिए आपको पता है टेलीग्राम लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और आपको वहां पर ये पूरे सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। यूट्यूब पे आने वाली जितने भी सेशन है मैथ्स के अलावा भी जो भी सेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं पीडब्ल्यू में, आपको सारे सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।